नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज जो वीडियो रहेगी, आज 4-5 ऐसे पॉइंटों पर विचार डिस्कस करेंगे। पहला तो अभी जो बाज़ार में थोड़ी सी खरीदारी लौटी है, 5 दिन से बाज़ार धीरे धीरे ऊपर बंद हो रहा है। इसके कोई मायने हैं या केवल ऐसे ही है, जुमला है। दूसरा, जो 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं CP राधाकृष्णन, कहाँ से हैं, कितने वोट मिले हैं और ये किसके पद पर आए हैं। इससे पहले जो जगदीप धनखड़ थे, उसके बारे में विचार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन के ऊपर दोहरे सैंक्शन लगाने जा रहा है, मतलब सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का विचार कर रहा है और उसके साथ यूरोपियन यूनियन के देश भी दे रहे हैं। उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और रूस ने इनको स्पष्ट लफ्ज़ों में बोल दिया है कि अगर आपने भारत पर सैंक्शन लगाने का विचार किया तो फिर मैं और कड़े हमले कर दूंगा। और नेपाल में जो गृह युद्ध जैसे हालात बने हैं, जो उन्होंने कल आम जनता पर गोली मारने के आदेश दे दिए थे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या सरकार से गलती हुई। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं आज विदेशी संस्थागत निवेशकों में। तो आज जो FII का आंकड़ा है, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज 2050 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। अगर बात करें DII की, घरेलू संस्थागत निवेशकों की, तो घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 176 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। हल्का फुल्का थोड़ा सा खरीद तो जरूर रहे हैं, मतलब बाजार क्या धीरे धीरे धीमे धीमे सुधर रहे हैं। बाजार की ऑल ओवर सिचुएशन ये है। अमेरिका की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 4% के आसपास बनी हुई है। ठीक है। दूसरा, जो 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, CP राधाकृष्णन चुने गए हैं। आज जो सोना है, सोने ने लाइफ हाई बना दिया है। सोने ने लाइफ हाई बना दिया है 1,09,000 रुपये का। बात करें चांदी की, तो चांदी 1,25,412 पे कारोबार कर रही है। अगर बात करें रुपये की कि भैया डॉलर के अगेंस्ट में हमारा रुपया कहाँ खड़ा है, तो रुपये में थोड़ी सी मजबूती देखने के लिए मिली है। जो 88 रुपये 35 पैसे पे चला गया था, वो सुधर के 88 रुपये 20 पैसे पर भी कारोबार कर रहा है हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट। बात करें बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव क्या चल रहा है, तो अभी 97.50 मतलब $97.5 का हिसाब अभी चल रहा है। 98 भी नहीं बोल सकते। डॉलर इंडेक्स का जो भाव है वो 97.5 का बना हुआ है। ओपेक्स कंट्रियों ने जो बोला है कि हम इस बार से फिर से ओपेक्स के जो डिमांड बढ़ाने जा रहे हैं, उससे जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल 66.34 पे बना हुआ है। अगर बात करें विक्स की वॉलेटिलिटी इंडेक्स, तो 10.68 पर विक्स बना हुआ है। और जो बिटकॉइन करेंसी की बात करें, जो कि 1,12,200 पे बिटकॉइन करेंसी अभी कारोबार कर रही है। अगर बात करें FII की, तो FII जो है तुम्हारा जो कंजप्शन से रिलेटेड स्टॉक है, या जो FMCG हो गई, या जैसे जो कुछ स्टॉक है जिनमें उन्हें खतरा लग रहा है उसे बेच रहे हैं। और कंजप्शन है, ऑटो है, FMCG है, ऐसे इंडेक्स वाइज में वो खरीदी कर रहे हैं। IT में आज अच्छा मूवमेंट देखने के मिला। जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने ये बोल दिया कि हम जो है बाईबैक करने जा रहे हैं। इसका जो बाईबैक का अलाउंस है वो 11 तारीख को करेंगे, मतलब गुरुवार को करेंगे। लेकिन इस बात की खुशी मनाई पूरे IT ने, और उसमें इन्फोसिस 5% चढ़ गया। अगर बात करें तुम्हारा वोल्टअप की, तो वोल्टअप में आज 590 करोड़ रुपए की जो बल्क डील थी वो देखने के लिए मिली है। अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी जो है 24,800 के ऊपर है, मतलब मजबूत है। सेंसेक्स 54,000 के ऊपर है, अभी अपने आप को बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर है। सेंसेक्स 81,100 रुपये पर कारोबार कर रहा है, मतलब अभी इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी की बात करें तो 95 पॉइंट निफ्टी चढ़ गया है, 24,898 पर निफ्टी पहुंच गया। और सेंसेक्स तुम्हारा 314 अंक चढ़ गया, 81,101 पे। बैंक निफ्टी तुम्हारा 30 पॉइंट चढ़ के 54,216 पे पहुंच गया है। मतलब 5 दिन से लगातार पॉजिटिव में बंद हो रहे हैं, तो इसलिए सेंटिमेंट तो अच्छा है। बात करेंगे अगर मिड कैप की, तो मिड कैप में तुम्हारा 103 पॉइंट की तेज़ी देखने के लिए मिली। 103 पॉइंट जो निफ्टी मिड कैप है वो चढ़ गया, 57,464 पहुँच गया। स्मॉल कैप निफ्टी की अगर बात करें, तो स्मॉल कैप निफ्टी 60 पॉइंट चढ़ गया और तुम्हारा 17,744 पे भी पहुँच गया। अगर FMCG इंडेक्स की बात करें, जो फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जैसे कि डेली वेजेस में आने वाले सामान हैं, जिन पर ज़्यादातर GST में भी छूट हो गई है, उनको ज़्यादा मूवमेंट रहा, उनमें ज़्यादा छूट रही, मतलब वो तो 325 पॉइंट चढ़ गए। और FMCG इंडेक्स 325 पॉइंट चढ़ गए, 56,497 पर बंद हुआ। बात करें निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा 187 पॉइंट चढ़ा, 187 पॉइंट चढ़ा के 22,052 रुपये पर बंद हुआ। निफ्टी IT में सबसे ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिला। निफ्टी IT में मूवमेंट इतना रहा कि 945 पूरा 945 पॉइंट इंडेक्स ही चढ़ गया, इतना झूम झमाझम चल रहा था। कारण था पूरा बाईबैक।
इन्फोसिस ने बाईबैक का अनाउंस कर दिया, इसलिए वो चला। अगर बात करें आज बाज़ार में, तो बाज़ार की जो ज़्यादातर गतिविधियाँ हैं उन पर तो सबसे मोटा ये समझ लो आप कि बाज़ार अभी तक की सिचुएशन में कंट्रोल में है। लेकिन जैसे नेपाल में हालात बिगड़े हैं, इनसे ज़रूर बाज़ार में थोड़ा सा सेंटिमेंट नेगेटिव आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि देखो क्या है, पहली ऐसी जैसा हमारे बांग्लादेश में सरकार गिरा दी गई, श्रीलंका में सरकार गिरा दी गई किसी भी कारण से। हालांकि केपी ओली ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, ये भारत के विरोधी रहे हैं, मतलब भारत से इनकी कभी नहीं मानी। हो सकता है इस बार जो सरकार आए वो भारत के सपोर्टर रहे, लेकिन ऐसी मंशाएं हैं कि अमेरिका भी दोहरे सैंक्शन लगाने जा रहा है। भाई अमेरिका भी दोहरे सैंक्शन के ऊपर विचार कर रहा है कि मैं भी सेकेंडरी सैंक्शन लगा दूँगा। इससे जो सेंटिमेंट है ना, वो सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। बात करें अगर हम देश के जो उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जो है ये सुदर्शन रेड्डी हैं इनके विपक्ष में, जिनसे ये वोटिंग ज़्यादा पाए हैं और ये देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगर सीपी राधाकृष्णन की बात करें तो ये इनका जो जन्म है वो 20 अक्टूबर 1957 में हुआ था और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कोयम्बटूर से ये पहली बार सांसद चुने गए थे 1998-1999 में पहली बार सांसद चुने गए। इनका जो अभी ये वर्तमान में वर्ष 2023 से सांसद हैं, वो वर्ष 2023 से राज्यपाल हैं झारखंड के। इनको ये मान के चलो कि जब ये 16 वर्ष के थे उसी समय से इनका आरएसएस में ज़्यादा रुचि थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उन्होंने 1970 से 1974 तक के बीच में आरएसएस में काफ़ी अपनी भूमिका निभाई है। ये पहले प्रस्तावक रहे, वो विस्तारक रहे, उसके बाद ये प्रचारक बन गए। प्रचारक के बाद जो संघ के द्वारा दी गई इन्हें भाई कोई भी जैसे संघ में एक जिम्मेदारियां मिलती हैं, तो जो भी इन्हें जिम्मेदारी मिली उन्होंने वो निभाई। उसके बाद ये विस्तारक के बाद प्रचारक निकले, प्रचारक के बाद ये इन्होंने चुनाव जीत लिया कोयम्बटूर से 1999 में। और जब ये कोयम्बटूर से चुनाव जीत गए तो इन्हें ये बीजेपी के नेता बन गए और इनकी जो छवि है वो काफ़ी साफ़ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। अभी तक इतने दिन सांसद रहे, फिर ये राज्यपाल हो गए, अभी तक इन पर मतलब कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार जैसा कोई आरोप इनके ऊपर अभी नहीं लगा। मतलब अभी तक इनकी साफ़ सुथरी छवि है। अभी जो वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। आरएसएस के प्रचारक विस्तारक से लेकर प्रचारक, प्रचारक से लेकर कार्यकर्ता और कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी नेता, बीजेपी नेता से राज्यपाल और राज्यपाल से फिर अब ये देश के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये इनकी जो कार्यशैली है वो इनकी कार्यशैली दर्शाती है कि भाई कोई ज़्यादा हाई फाई उसमें नहीं जन्म लेते। 1977 में जब ये 16 साल के थे उसी समय पर आरएसएस इन्होंने ज्वाइन कर ली थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मात्र 16 साल की उम्र में थे, एक मध्यम परिवार से आते हैं, बहुत नॉर्मल से परिवार से आते हैं। तो इनको जो वोट मिली है भाई वो 452 वोट मिली है और एनडीए के जो सुदर्शन रेड्डी थे उनको 300 वोट मिली है। एनडीए के ये उम्मीदवार थे, तो एनडीए के अगर देखा जाए 319 वोट के आसपास में चाहिए थे, लेकिन मिली है 452, मतलब किसी और ने भी दी है। और किसने दी है? दूसरे विपक्ष वालों ने दी है। सुदर्शन रेड्डी जो कि इनके अपोजिट में खड़े थे, जो विपक्ष की ओर खड़े हुए, विपक्ष ने खड़े किए थे, वो हार गए हैं। अभी जो एनडीए के उपराष्ट्रपति बनेंगे ये बनेंगे। इनसे पहले जो थे वो जगदीप धनखड़ थे। जगदीप धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों का वो दे दिया था कि भाई मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अभी ये जो है 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं श्री सीपी राधाकृष्णन। अच्छे हैं, काफ़ी आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो ऐसी मंशाएं लगाई जा रही हैं, लोग बाग ऐसा जो विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े राइटर हैं, वो इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर दोहरे सैंक्शन लग सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये दोस्ती, अभी कल परसों तो दोस्ती कर रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया कि वे दोहरे सैंक्शन लगा रहे। देखो क्या, सैंक्शन दो तरह के होते हैं। एक जो फर्स्ट सैंक्शन होता है उस देश पर लगता है जिस देश से आपको कोई दिक्कत है, जैसे युद्ध जैसे हालात है। जब आप सेकेंडरी सैंक्शन लगाते हो तो जो देश उस देश की मदद कर रहा होता है वो देश उस देश पर सैंक्शन लगता है, तो उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है। स्विफ्ट चलाने वाली गाड़ी नहीं होती। स्विफ्ट जनरली क्या है कि जो हमारा जो सॉफ्ट
पेमेंट सिस्टम होता है ना, कि अगर हमें ब्रिटेन में कोई सामान चाहिए तो हम वहीं से पेमेंट हो जाएगा। हमारे कुछ एसेट और हमारा जो कुछ रिजर्व है ना, वो दूसरे देशों में भी रहता है, ताकि अगर हमें किसी देश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है ना, तो वो दिक्कत नहीं आए। तो हमारा वो ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे अभी अमेरिका ने रूस के काफ़ी बंद कर रखे हैं, उसके जो काफ़ी एसेट हैं वो सीज कर रखे हैं, कि आप जो इनका पास दूसरा विदेशों में इनका पैसा रखा था वो सीज कर दिया कि आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अब इस बार जो है, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं और यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका भारत पे दोहरे सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का विचार कर रहे हैं, भारत प्लस चाइना के ऊपर। लेकिन इस बार मॉस्को की तरफ से एक जवाब आया है। मॉस्को मतलब जो कि राजधानी है तुम्हारा रूस की, उन्होंने कहा कि इस बार अगर हमारे तेल खरीदारों के ऊपर आपने सैंक्शन लगाए तो आप देख लेना, फिर मैं और भी मतलब हमले तेज कर दूँगा। हमले अभी रूस ने जो है यूक्रेन के जो पावर प्लांट है उन पर बहुत तेज कर दिए, जिससे यूक्रेन के अंदर जो पावर सप्लाई है ना वो बाधित हो गई, और वो इतनी बाधित हो गई है कि अगर वो जल्दी नहीं बने तो उनके यहाँ बहुत जल्दी मतलब एक तरह से पावर क्राइसिस आ सकता है। और जो पावर जनरेशन, जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर भी जो पावर प्लांट है जहाँ पर बिजली बनाई जाती है, ज़्यादातर अभी तक रूस ने उन पर हमले नहीं किए थे। लेकिन अब रूस ने जो इनके मेन एसिड जहाँ से पूरे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, जिससे देश, जैसे सपोज करो मैं हूँ, आप हमारे सबके मोबाइल चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, घरों में लाइट जलती है। अगर देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उसी को डिस्टर्ब कर दिया जाए ना, तो मतलब देश में युद्ध जैसे हालात हो पहले से तो। और दूसरा, जो देश की पावर सप्लाई है वो डिस्टर्ब कर दी जाए, मतलब बिजली नहीं आएगी तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट है जो चलेंगे ही नहीं। भाई आप कोई भी चीज़ कब तक जनरेटर से पूर्ति करोगे? अल्टीमेटली तुम्हारे पास में कोई डीजल निकाल तो सकते नहीं, वो तो आप दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। तो रूस ने इस बार कड़े शब्दों में चुनौती दे दी है अमेरिका को, कि अगर आपने भारत और चाइना, मतलब ज़्यादातर यही दो देश खरीदार हैं, अगर इनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शन लगाने का विचार किया ना, तो फिर देख लेना मैं और भी हमले तेज कर दूँगा, और हमले इतने तेज कर दूँगा कि आपको पछताना पड़ेगा कि हमने सेकेंडरी सैंक्शन भारत और चाइना के ऊपर क्यों लगाए। क्योंकि जब आपका सहयोगी आपका साथ ना दे तो दुख होता है। तो इस बार रूस ने आपका कड़े शब्दों में समर्थन किया है कि भाई मैं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं। नेपाल में ऐसे हालात बने क्यों कि नेपाल में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। देखो क्या, कल जब आम जनता के ऊपर जो प्रोटेस्ट थे, जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जब उनके ऊपर गोली चला दी गई, सरकार से ऐसी कौन सी गलती हुई कि सरकार को आज देश छोड़कर भागना पड़ा, गृह मंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। टेलीकॉम मिनिस्टर है, उसके घर में आग लगा दी गई, गृह मंत्री के आग लगा दी गई, मतलब संसद का घेराव कर लिया था। देखो सबसे जो मेन समस्या हुई ना वो ये हुई कि जब जो प्रोटेक्टर्स थे ना, वे जब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर आपने सीधी गोली चलाने का जो आदेश दे दिया ना, कि आप डायरेक्ट गोली चला दो। जो युवा है, मतलब जो 16 से 17, 18, 20, 25 साल का युवा है, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है शांतिपूर्वक, आपने उनके सिर में गोली मारी, उनके सीने में गोली मारी। 19 युवा मारे गए जो विरोध प्रदर्शन हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में 19 युवा मारे गए। 19 युवा के साथ साथ में 347 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। देखो जब भी आप कहीं प्रोटेस्ट होता है ना, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और जगह हुआ, आपने देखा होगा कि सरकार इनके ऊपर बल प्रयोग करने के लिए नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? कि आपने परिणाम देख लिया नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में सीधी गोली मारने का आदेश दे दिया था, और हुआ क्या कि जो इन्होंने 4 सितंबर को बैन लगाया था 26 सोशल मीडिया ऐप पे, और उसे 9 सितंबर को हटाना पड़ा, प्लस देश छोड़ के भागना पड़ा। प्रधानमंत्री, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है पर ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि वो अपने स्वास्थ्य का बहाना लेकर वहाँ जा रहे हैं दुबई। और गृह मंत्री, आर्मी ने स्पष्ट आर्मी से सुरक्षा की मांग करी है प्रधानमंत्री ने, कि भाई मेरे को सुरक्षा दी जाए। प्रदर्शनकारी जो है ना, उन्होंने संसद भवन का जब घेराव किया था, काफ़ी जगह आगजनी भी हुई, तो सरकार ने जो एक्शन ले लिया ना, सरकार ने बोल दिया कि गोली मार दो। तो गोली मारना, कैनर को जो छात्र थे, जिनके जो निहत्ते थे, उनके सीने में गोली लगी, और सीने में गोली लगी, किसी के सिर में गोली लगी। तो जब वो युवा मर गए तो अब जो आम जनता है ना, उसमें रोष आ गया, मतलब क्रोध हो गया कि भाई ये तो नहीं। आरोप लगे हैं केपी ओली पे कि इसने जो ना चाइना से पैसे ले लिए, और चाइना से पैसे लेने के बाद इसने सोशल मीडिया ऐप को बंद करके इनने बोला टिकटॉक चलाओ, और टिकटॉक चुप चलाओ, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप है। भ्रष्टाचार के आरोप के चलते हुए ही, जैसा बांग्लादेश में हुआ,
शेख हसीना को हटा दिया, जैसा तो मतलब श्रीलंका में हुआ, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो भाग गए थे छोड़ के। नेपाल में भी ऐसे ही हालात बन गए। अब ये कौन कर रहा है, डीप स्टेट है क्या है, वो मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो होता है, और बाकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। नेपाल में गृह युद्ध जैसे हालात को देखते हुए भारत के अंदर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत में जो नेपाल सीमा से लगा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी हर एक्टिविटी पे, बारीक से बारीक एक्टिविटी पे नज़र रखी जा रही है कि भाई किसी भी तरीके की एक्टिविटी होती है या किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो तत्काल उस पर एक्शन लेके उसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि इस तरह की जो समस्याएं हैं ना, इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है, जो देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, बहुत गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है अभी तो। अगर बात कि ऐसा कब तक चलेगा, देखो क्या है, अभी परिस्थिति सही नहीं है वहाँ पे। अभी कल तक क्या खबर आती है, क्योंकि देखो क्या है, जब कुछ देश में स्थिति सरकार ना होना, कोई ना राष्ट्रपति हो, ना उपराष्ट्रपति हो, ना कोई प्रधानमंत्री हो, ना संसद हो। देखो हमारे भारत में ये खूबसूरती है कि हमारे यहाँ जो राज्यसभा है ना वो कभी खंडित नहीं होती। लोकसभा अगर भंग भी की जाए, या लोकसभा भंग हो जाती है या किसी कारण से लोकसभा ना रहे ना, तो राज्यसभा हमेशा लगी रहती है। उस समय पर राष्ट्रपति शासन रहता है, तो वहाँ पे आपातकाल भी लग गया, राष्ट्रपति शासन भी लग गया। अब देखो क्या है, चाइना के लगाव के कारण, ये तो ऐसा भी मान सकते हैं कि अमेरिका ये पसंद नहीं करता, मतलब चाइना के आप उसकी फेवर में जाओ, अमेरिका को पसंद नहीं। और जो छोटे मोटे देश हैं इस तरह का कड़ा एक्शन ले लें, वो अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं पसंद। वीडियो क्या लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए आज का कंक्लूज़न यही है कि भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो वो सोच समझ के करें। अगर आपको किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है तो आप शेर खान के साथ जुड़ सकते हैं, और मेरी ब्रांच में खुलेगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। 77% लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, 0.2 सेकंड लगती हैं, दबा दिया करो। धन्यवाद, थैंक यू।